यूपी टीचर्स एग्जाम के लिए केवल यहाँ पर बैंकिंग और बाकी चीजें देख रहे हैं। तो अगर हम बात करें बैंक्स की, तो बैंक्स को हम मोटे तौर पर दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होती है हमारे पास जिनको हम लोग बोलते हैं प्योर बैंकिंग कंपनीज, और दूसरी होती है हमारे पास नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक। तो बैंक बेसिकली क्या होती है समझने के लिए यहाँ पर देखना जरूरी है कि बैंक काम क्या करती है। तो बैंकिंग कंपनी या जो बैंक होती हैं हमारी, सिंपल टर्म्स में बोले तो जो बैंक्स होती हैं हमारी वो क्या होती हैं, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि वित्तीय एक संस्थान है जिनका मेन काम क्या होता है। जिनका मेन काम होता है एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, यानी कि पब्लिक से पैसे को एक्सेप्ट करना, और दूसरा काम होता है उनटू उनका लेंडिंग करना, यानी कि पैसे को लेना, पब्लिक से अपने पास जमा करना, और उस पैसों को लोगों को लेंड करना, जरूरतमंदों को जिसको उसकी जरूरत है उसको लोन के रूप में देना। ठीक। तो ये दो मेन काम होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑपरेशन, और जो काम करती है बैंक। दूसरा हमारे पास है एनबीएफसी। एनबीएफसी में लिखा हुआ है नॉन बैंकिंग। नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं बेसिकली क्या होती हैं, ये भी सिमिलर होती हैं बैंकिंग कंपनी की ही तरह से। ये भी जो है वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है, और लेंडिंग करती हैं। लेकिन नॉर्मली जिस तरीके से जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया है वो डिपॉजिटर इस बैंक यहाँ से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो डिपॉजिटर्स कैन नॉट विड्रॉ देयर डिपॉजिट्स लाइक दे डू इन बैंक। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का सिस्टम होता है। ठीक। ये बेसिकली क्या करती हैं, ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं, डिपॉजिट्स लेती हैं, और डिपॉजिट लेने के बाद ये क्या करती हैं, लोन देती हैं अलग अलग पर्पजेस के लिए। लेकिन बैंकिंग में क्या कर सकते हैं, बैंकिंग में पैसे को आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। आपका सेविंग अकाउंट होता है, आपका करंट अकाउंट होता है, आप जब चाहेंगे अपना पैसा जमा हुआ वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन ये काम जो है ये एनबीएफसी में नहीं होता है। जो एनबीएफसी है, इन एनबीएफसी को भी जो रेगुलेट करने का काम कौन करता है, इनको रेगुलेट करने का काम वही करता है जो नॉर्मल रेगुलेटर बैंकिंग सिस्टम का है, और जिसका नाम है आरबीआई। आरबीआई इनको रेगुलेट करने का काम करता है। अब अगर हम वापस से आ जाते हैं बैंकिंग सिस्टम में और बैंक्स को अगर देखें, तो जो बैंक्स होती हैं ये बैंक्स भी दो टाइप्स की होती हैं। अगर हम प्योर बैंक की बात करें तो एक बैंक हमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, और दूसरी हमारी होती है जिनको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल बैंक। अच्छा, एक और होती है जिसको हम लोग कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं। उन कोऑपरेटिव बैंक्स को हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में सीमित रहते हैं। सेंट्रल बैंक बेसिकली क्या होती है, सेंट्रल बैंक वो बैंक होती है जो रेगुलेट करती है। किसको रेगुलेट करती है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है। उस बैंक को बोलते हैं सेंट्रल बैंक। और इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर हम यूएसए के कंटेक्ट से बात करें तो यूएसए में कौन सी है, फेडरल बैंक। वो वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है वो है। और तो इंडिया में आरबीआई है। तो जो आरबीआई की अगर हम लोग बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था, इसको बनाया गया था 1935 में। और इसको बनाया गया था एक एक्ट के द्वारा, इसका नाम है आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई थी। 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कर दिया गया। और इसके बाद से ये जो आरबीआई है ये बन जाती है इंडिया की एक सेंट्रल बैंक, जिसका काम होता है बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना वगैरह। लेकिन यहाँ इसके बाद से जो आरबीआई है, अब इसका जो बैंकिंग फंक्शन है, नो बैंकिंग फंक्शन ओनली रेगुलेटर। ठीक है, ओनली रेगुलेटर हमारा ये बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेन फंक्शंस को अगर देखें, तो मेन फंक्शन क्या है इसका, इसका फंक्शन है इशूइंग
करेंसी एंड क्वाइंस एक्सेप्ट ₹1 नोट। सारे करेंसी और सारे कॉइन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, लेकिन जो ₹1 का नोट है, ₹1 के नोट को ये इशू नहीं करता, बल्कि जो ₹1 का नोट है इसको कौन इशू करता है? ₹1 के नोट को इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसीलिए बाकी सभी नोटों में तो गवर्नर का साइन होता है, आरबीआई के, लेकिन जो ₹1 का नोट है होता है, इसमें साइन जो होता है वो होता है किसका? फाइनेंस सेक्रेटरी का। फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन इस पर होता है, यानी कि वित्त सचिव का साइन होता है ₹1 के नोट पर। दूसरा ये है, इसका जो अगला फंक्शन है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी। देश में करेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन, देश में करेंसी का सर्कुलेशन का काम आरबीआई का है। आरबीआई जो है ये बैंकर ऑफ बैंक्स है, यानी कि बैंकों को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो किसके पास जाती है? आरबीआई के पास जाती हैं। बैंक्स अपना जो एक्सेस मनी है वो किसके पास डिपॉजिट करके रखती हैं? वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखती हैं। तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखती हैं, और बैंकों को अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो आरबीआई के पास जाती है। इसलिए आरबीआई को कहा जाता है बैंकर ऑफ बैंक्स, यानी कि बैंकों का बैंकर। साथ ही साथ जो आरबीआई है वो बैंकर ऑफ गवर्नमेंट भी है, यानी कि सरकार का बैंकर भी है। सरकार को भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो किसके पास जाती है? आरबीआई के पास जाती है। और क्योंकि बैंकर ऑफ बैंक है, इसीलिए उसको बोला जाता है बैंक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बैंक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी इसको बोला जाता है। ठीक। इसका अगला काम है रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग क्रेडिट एंड इन्फ्लेशन बाय मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ये जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करती है, यानी कि पैसे की आपूर्ति को कंट्रोल करती है, पैसे की आपूर्ति को बढ़ाने घटाने का काम करती है। और इस पैसे की आपूर्ति को बढ़ाकर घटाकर ये इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक। अगला काम है कि जो एक्सचेंज रेट है रुपए का, एक्सचेंज रेट ऑफ रुपए, ग्लोबल इकोनॉमी है और रेट का दूसरी फॉरेन करेंसीज के साथ क्या एक्सचेंज है, एक्सचेंज वैल्यू क्या है, उसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं। और इस एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ये फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है उसको अपने पास रखती है, यानी कि फॉरेन करेंसी का रिजर्व जो है वो किसके कंट्रोल में रहता है, किसके पास रहता है? वो रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंट के रूप में ये पेश होता है। कौन? आरबीआई पेश होता है। इसके अलावा इसके और भी कई सारे फंक्शंस हैं, जो फंक्शन गवर्नमेंट के द्वारा इसको दिए गए हैं। ठीक। तो ये बेसिकली क्या हो गया? ये हो गए आरबीआई के इंपॉर्टेंट फंक्शन। लेकिन इसका जो मेन सबसे फंक्शन है वो फंक्शन क्या है? रेगुलेटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉमर्शियल बैंक की, नीचे ही आ जाते हैं। अच्छा, उसके पहले एक चीज और देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई की मौद्रिक नीति। ठीक। अब मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति कौन सी पॉलिसी होती है? मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति वो पॉलिसी होती है, या पॉलिसी जिसके द्वारा जो आरबीआई है वो इकोनॉमी में, यानी कि अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित या कंट्रोल करता है, उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं।
अब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, क्रेडिट को कंट्रोल करने वाले पॉलिसी। क्रेडिट का मतलब क्या है? क्रेडिट का मतलब यहाँ पर सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो मार्केट में पैसे की आपूर्ति को ही क्रेडिट कंट्रोल कहा जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई वो पॉलिसी जिसके द्वारा आरबीआई इकोनॉमी में पैसे की आपूर्ति को कंट्रोल करता है। और इसके पास कई सारे तरीके हैं। तरीके कौन कौन से हैं? हमारे पास जो है वो वेरिएबल रिजर्व्स हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, है ना। ओएमओ का मतलब क्या हो गया? ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक एक करके इनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व्स की। तो इन रिजर्व्स में हमारे पास कौन कौन से रिजर्व्स आते हैं? तो ये जो रिजर्व है हमारे पास वेरिएबल रिजर्व्स में, इन रिजर्व्स में हमारे पास आता है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक, MSFR, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसमें आते हैं। एक एक करके इनको समझते हुए चलते हैं। CRR ये बेसिकली जो शॉर्ट फॉर्म है वो है कैश रिजर्व रेशियो का। और जो कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली क्या है? कैश रिजर्व रेशियो वो एक परसेंटेज है या एक वो रेशियो है जो फिक्स किया जाता है आरबीआई के द्वारा, फिक्स्ड बाय आरबीआई। और ये परसेंटेज ऑफ टोटल टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स का कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। यानी कि आरबीआई एक रेट डिसाइड करेगी और कहेगी भाई ये 5% है या 10% है। तो मान लीजिए 10% डिसाइड कर लिया, तो सभी कमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट है, वो चाहे टाइम डिपॉजिट हो, टाइम डिपॉजिट का मतलब एफडी हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, डिमांड डिपॉजिट का मतलब हो गया वो पैसा इसको कभी भी निकाला जा सकता है, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स हो गए। तो ये टोटल भी जो डिपॉजिट है, इस टोटल डिपॉजिट का उतना परसेंट अमाउंट आरबीआई के पास जमा करके उस कमर्शियल बैंक को रखना पड़ेगा। ठीक है। आज की डेट में अगर रेट को देखें तो आज की डेट का जो रेट है आपको आरबीआई की वेबसाइट में मिल जाएगा जाके, और वो रेट है हमारे पास 4.25% आज का CRR का रेट है। यहाँ पर यह माना जाता है कि अगर CRR के रेट में 1% के चेंज से इकोनॉमी में लगभग 1 लाख करोड़ की मनी सप्लाई को चेंज किया जा सकता है। ठीक। अच्छा, CRR अगर बढ़ेगा तो अब क्या हो गया? कमर्शियल बैंक को अब ज्यादा पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा, तो उसके पास सब जो पब्लिक को देने के लिए पैसा है वो कम हो जाएगा। और अगर CRR घटा लिया गया तो उसका मतलब क्या है कि अब कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास पैसा जो जमा करके रखना है वो कम हो जाएगा, और अब उनके पास पब्लिक को देने के लिए ज्यादा पैसा होगा। यानी कि CRR बढ़ता है। CRR अगर बढ़ेगा तो जो मनी सप्लाई है, या इसी को क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी इन मार्केट बोलते हैं, तरलता बोलते हैं, या हम बोले तो क्रेडिट बोलते हैं। ये क्या होगा? ये घटेगा। और अगर CRR घटेगा तो क्या होगा? मनी सप्लाई या लिक्विडिटी या जो क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और कितना चेंज आता है? लगभग 1 लाख करोड़, टू बी प्रिसाइज 98,000 करोड़, ठीक है, का चेंज आता है। ठीक। तो राउंड फिगर में 1 लाख करोड़ इसको बोला जा सकता है। ठीक। अब यहां अगर देखें तो एक जमाना ऐसा था जिस जमाने में ये जो CRR का रेट था, CRR का रेट बहुत ज्यादा होता था, लगभग 15% के आसपास CRR का रेट था। कब? 1992 में। लेकिन जब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म शुरू होते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म शुरू होते हैं, और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में जो पहली कमेटी यहाँ पर बनी थी वो थी नरसिम्हम कमेटी। नरसिम्हम
जो कमेटी थी, नरसिम्हम कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि सीआरआर को क्या किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। तो अब इस रिकमेंडेशन के बाद ये जो सीआरआर अपने हाईएस्ट 15% पर था, इसको घटाकर अब ले आया गया है। आज की डेट में सीआरआर कितना है, घटा के ले आया गया है 4.25% तक ले आया गया है। अभी ये वेरिएट करता रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी है, हमारी सप्लाई ऊपर नीचे करनी है तो वो सीआरआर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक। अच्छा, नरसिम्हम कमेटी ने एक और रिकमेंडेशन दी थी कि भाई सीआरआर वो पैसा है जो कमर्शियल बैंक के द्वारा आरबीआई के पास जमा किया जाता है। तो सीआरआर, जो नरसिम्हम कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी कि भाई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि उसके पास कमर्शियल बैंक का पैसा है, तो जो आरबीआई है, आरबीआई मस्ट पे इंटरेस्ट ऑन सीआरआर टू कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई को कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देना चाहिए सीआरआर के पैसे पर। तो यहाँ पर जो आरबीआई है, आरबीआई ने सीआरआर पर इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया। लेकिन ये इंटरेस्ट देना शुरू तो कर दिया, और 2007 तक दिया, लेकिन 2007 के बाद आरबीआई ने इंटरेस्ट देना बंद कर दिया है। अब नहीं देती है वो सीआरआर पर कोई भी इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक्स को। सीआरआर के बाद अगर हम लोग आगे देखें तो अगला आता है हमारे पास एसएलआर, यानी कि स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर ये भी फिक्स्ड बाई आरबीआई, और ये वो अमाउंट होता है जितना कमर्शियल बैंक्स को लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है। तो सीआरआर रखना पड़ता है आरबीआई के पास, जबकि एसएलआर लिक्विड एसेट में वो अपने पास ही रखेगा। ये आरबीआई के पास जमा नहीं करना है उसको। क्या, एसएलआर उसको अपने पास ही रखना होता है, आरबीआई के पास जमा नहीं करना होता है, लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करना होता है। तो जो एसएलआर है, एक जमाने में ये हाईएस्ट पोजीशन पर था, हाईएस्ट एसएलआर था 38.5%। ठीक। लेकिन इसको भी क्या किया गया, रिड्यूस किया गया आफ्टर रिकमेंडेशंस। और कौन सी रिकमेंडेशन, वही नरसिम्हम कमेटी की। नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशन। और आज की डेट में जो एसएलआर है वो कितना है, आज की डेट में एसएलआर है 18%। ये आज का एसएलआर है 18%। और यहाँ पर भी एसएलआर के बढ़ने पर जो मनी सप्लाई है, या तरलता यानी कि लिक्विडिटी है, या जो क्रेडिट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एसएलआर के घटने पर मनी सप्लाई या लिक्विडिटी या जो क्रेडिट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है मनी सप्लाई को बढ़ाने या घटाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आता है वो आता है बैंक रेट। ठीक। बैंक रेट का मतलब क्या है, बैंक रेट वो, इसको हम इंटरेस्ट रेट बोल सकते हैं, वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई चार्ज करती है बैंक्स एक्सेट्रा को लॉन्ग टर्म लोन देने पर। तो अगर आरबीआई ने किसी बैंक को लॉन्ग टर्म लोन दिया है, किसी सरकार को, वो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, बैंक के अलावा कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कोई कोऑपरेटिव बैंक हो, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो 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 एक बॉडी है उसको दिया है, तो किसी को भी अगर आरबीआई ने पैसा दिया है और लॉन्ग टर्म के लिए दिया है, तो उस लॉन्ग टर्म पर दिए गए पैसे पर आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है उसको बैंक रेट बोला जाता है। और आज जो बैंक रेट है वो कितना है, आज की डेट का जो बैंक रेट है वो 6.75% है।
ठीक। बैंक रेट के बाद अगला हमारा आ जाता है, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है किसका? रीपर्चेज रेट का। रिपर्चेज रेट का ये शॉर्ट फॉर्म है, रेट ऑफ रिपर्चेज का शॉर्ट फॉर्म है। और जैसे कि जो बैंक रेट था वो लॉन्ग टर्म पे दिए गए पैसे पर आरबीआई चार्ज करता था, वैसे ही रेपो रेट क्या है? शॉर्ट टर्म एडवांसेस या लोन पर आरबीआई चार्ज करता है। तो ये भी क्या है? ये भी एक तरीका इंटरेस्ट है, इसको हम डिस्काउंट भी बोलते हैं, लेकिन इंटरेस्ट समझिए इसको। तो ये वो है जिसको, जो आरबीआई है, वो शॉर्ट टर्म एडवांस या शॉर्ट टर्म लोन देने पर, किसको देने पर? किसी बैंक को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट को, एनबीएफसी को, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देने पर उससे जो चार्ज करती है उसको रेपो रेट बोला जाता है। ऐसे ही इसके बाद अगली चीज आ जाती है रिवर्स रेपो रेट। ये रेपो रेट का ठीक उल्टा है, तभी इसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ये आरबीआई देती है। तो जहां आरबीआई इनको इनको जब एडवांस देती है या लोन देती है, तो उनको, उनसे ये रेपो रेट चार्ज करती है शॉर्ट टर्म पर, और लॉन्ग टर्म पर बैंक रेट चार्ज करती है। वही कभी कभी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई कमर्शियल बैंक अपना जब एक्सेस मनी डिपॉजिट कर देता है आरबीआई के पास, तो उस एक्सेस डिपॉजिट पर जो आरबीआई उसको जो ब्याज देती है, उस ब्याज को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो ये वो ब्याज जो आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को, किसी एनबीएफसी को, या किसी भी ऐसी बॉडी को जिसने आरबीआई के पास अपना एक्सेस पैसा जमा करके रखा है, उसको जो देती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। और रिवर्स रेपो रेट का जो आज का रेट है वो है 3.35%। आज की रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट का जो सिस्टम है ये स्टार्ट किया गया था, ये शुरू कब हुआ था? रिवर्स रेपो रेट शुरुआत से सिस्टम में नहीं था, इसको शुरू किया गया था नवंबर 1996 से अस्तित्व में आया था। रिवर्स रेपो रेट के बाद अगला जो है वो हमारे पास है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, या एमएसएफआर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एक नया सिस्टम है जिसको अडॉप्ट किया गया है मार्च 2011 से। अडॉप्टेड कब से? मार्च नहीं, सॉरी, मई 2011 से अडॉप्ट किया गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि जो बैंक हैं वो वेरी शॉर्ट टर्म जो लोन्स हैं वो बोरो कर सकती हैं। ठीक। किस पर बोरो कर सकती हैं? कितना बोरो कर सकती हैं? कितना बोरो कर सकती हैं? अपनी टोटल डिपॉजिट्स का। और जब टोटल डिपॉजिट्स की बात करेंगे तो उसमें टाइम डिपॉजिट्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स दोनों आएंगे। टोटल टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स का 1% वो बोरो कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए इनको एक्सेस इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एक्सेस इंटरेस्ट कितना होगा? 1%, अप टू 1%। यानी कि ये जो है ये बैंक रेट के ऊपर जाएगा, और ये ऊपर कितना जाएगा? 1%। केवल 1% नहीं, 1% तक कुछ भी, वो 0.25 एक्स्ट्रा हो सकता है, वो 0.5 एक्स्ट्रा हो सकता है, वो पूरा 1% एक्स्ट्रा हो सकता है, इतना वो एक्स्ट्रा चार्ज कर सकती है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो आज की डेट में जो एमएसएफआर है, वो एमएसएफआर भी 6.75% ही है, बैंक रेट के बराबर है। बैंक रेट के बराबर है। क्यों? क्योंकि मार्च 2018 के बाद से, मार्च 2018 के पहले क्या था कि 1% एक्स्ट्रा उनको पेनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर वो इस तरीके का डिपॉजिट, इस तरीके का पैसा अचानक से एडवांस मांग देती हैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। लेकिन मार्च 2018 के बाद से कहा गया कि भाई जितना बैंक रेट होगा उतना ही एमएसएफआर कर दिया जाएगा। तो मार्च 2018 के बाद एमएसएफआर और बैंक रेट लगभग बराबर बराबर चल रहे हैं। अगर हम इस समय देखें तो हमने अभी देखा था कि जो बैंक रेट है वो भी 6.75% है, और जो आज की डेट का एमएसएफआर है वो भी कितना है? वो भी 6.75% है। तो ये अलग अलग हमारे पास रेट्स हो जाते हैं। इन रेट्स के बाद एक और रेट हम लोग देख लेते हैं, उसका नाम है बेस रेट। अब बेस रेट क्या होता है? बेस रेट हमारा वो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट
जिससे कम पर कोई भी कॉमर्शियल बैंक किसी को लोन या एडवांस नहीं देगी। तो ये बेसिकली एक बेंचमार्क बन जाता है, यानी कि इससे कम पर कोई भी लोन नहीं दिया जाना है। तो अगर मान लीजिए कि जो बेस रेट है वो 8% डिसाइड किया गया है, तो कोई भी कॉमर्शियल बैंक अपना कोई भी लोन 8% की दर से कम पर नहीं किसी को दे सकती है। उसको हमेशा 8% से ऊपर ही अपना जो ब्याज दर है वो रखनी पड़ेगी जिस पर वो लोन दे रही है। ठीक। पहले ये जो बेस रेट है वो डिसाइड करता था आरबीआई, अर्लियर डिसाइडेड बाय आरबीआई। लेकिन बाद में, ठीक है, बाद में इसको डिसाइड करने का अधिकार किसको दे दिया गया? इसको दे दिया गया आ, बैंकों को। कब से? 2010 के बाद से। आफ्टर 2010 बैंक्स themselves डिसाइड देयर बेस रेट। और अगर हम आज की डेट में देखें तो आज जो बेस रेट है, इस समय जो बेस रेट है वो रेंज कर रहा है 9.10% से लेके 10.40% तक, अलग अलग, क्योंकि बैंक खुद डिसाइड करेंगे तो अलग अलग बैंकों का अलग अलग है। और वो 9.10 मिनिमम से लेके 10.40 तक जा रहा है। तो ये बेस रेट हो गया। बेस रेट के बाद आगे अगर देखा जाए तो हमारा होता है अगला जो पॉइंट है वो है कि बैंक्स का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण बैंकों का। तो हम लोगों ने देखा था कि आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, लेकिन अभी जो कमर्शियल बैंक है वो निजी क्षेत्र में है। तो जब कमर्शियल बैंक निजी क्षेत्र में है तो सिंपल सी बात है, निजी क्षेत्र में कुछ ऐसी बड़ी बड़ी बॉडीज थी, बड़ी फैमिलीज थी निजी क्षेत्र की जो कमर्शियल बैंक को कंट्रोल कर रही थी। यानी कि पूरा पैसा कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में था और वो जिसको चाहते थे उसको लोन देते थे, जिस सेक्टर को चाहते थे उस सेक्टर को क्रेडिट प्रोवाइड करते थे, और जिस सेक्टर को नहीं चाहते थे उस सेक्टर को क्रेडिट नहीं प्रोवाइड करते थे। और ये जो जमाना है, ये जमाना वो है कि जब देश को अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है और वो सभी क्षेत्र जो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं उन प्राइमरी सेक्टर वाले क्षेत्रों को भी प्रॉपर इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। देश चाहता है कि नए नए इंडस्ट्रीज लगे, और देश चाहता है कि देश में नए बिजनेस शुरू हों। तो यहाँ पर अब ये जो प्राइवेट सेक्टर्स के लोग थे जिनके हाथ में बैंकों की कमान थी, वो पैसा वहां पर इन्वेस्ट करना चाहते थे जहां पर उनको फायदा हो रहा है, जहां पर उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो अगर उनसे कहा जाता था कि भाई एग्रीकल्चरल सेक्टर में फार्मर्स को लोन दो, तो फार्मर्स को वो लोन नहीं देते थे, क्योंकि वो तो प्राइवेट है, उनके ऊपर गवर्नमेंट की कोई वो चल ही नहीं रही है। ठीक, क्यों नहीं देते थे? क्योंकि पैसा डूबने का खतरा था, कम ब्याज मिल रहा था, ठीक ठाक ब्याज भी नहीं उनको मिल सकता था वहां से। वहीं अगर किसी नए बिजनेसेस के लिए लोन देना है तो वहां पर ही पैसा डूबने के चांस थे। तो ये उन जगहों पर ही लोन देते थे जहां पर इनको खुद प्रॉफिट हो सकता है, जहां पर इनको खूब ज्यादा ब्याज मिले। तो ऐसी वजहों से ये उन जगहों के लिए, उन चीजों के लिए भी लोन देने को राजी हो जाते थे ज्यादा ब्याज के लालच में, जो वैसे तो कैसी है, इलीगल है, सरकार के द्वारा मना है। जैसे ब्लैक मार्केटिंग कोई कर रहा है तो वह इनसे लोन ले लेता था ज्यादा ब्याज के उसमें, तो ये दे देते थी। तो यानी कि ये जो बैंकिंग सिस्टम उस समय था वो देश के जो टारगेट हैं ग्रोथ के, उन देश के ग्रोथ टारगेट के साथ अलाइंड नहीं था। तो यहाँ पर अब सरकार ने कहा कि भाई इसको अब लेके आना पड़ेगा, और इसके लिए उन्होंने क्या कहा, बैंकों को नेशनलाइज करना शुरू किया। लेकिन बैंकों के नेशनलाइजेशन की शुरुआत थोड़ा सा पहले से हो गई थी। 1955 में, 1955 में पहला नेशनलाइजेशन हुआ था, और वो किसका हुआ था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हुआ था। इसका नाम क्या था पहले? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक को ले लिया गया था और इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है। एसबीआई एक्ट बना था 1955 में, उसके द्वारा इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जब सरकार को लगा कि भाई हाँ, इस तरीके से नेशनलाइज करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो फिर प्रॉपर तरीके से एक ग्रैंड लेवल पे नेशनलाइजेशन का काम शुरू किया गया। और यहाँ पर एक कानून बनाया गया 1969 में, एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था बैंकिंग
नेशनलाइजेशन एक्ट 1969। और इस एक्ट का सहारा लेके 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। और उसके बाद 1980 में फिर से 6 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। तो टोटल जो बैंक्स नेशनलाइज हुई वो कितनी हुई, 14 + 6, यानी कि 20 बैंक्स क्या हो गई, नेशनलाइज हो गई। कौन सी बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक नेशनलाइज हो गई। लेकिन बाद में 2 बैंक्स, यानी कि एक बैंक का नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, इनका कर दिया गया मर्जर, यानी कि इन दोनों को एक मिला दिया गया। तो अब इन 20 बैंकों में से 2 बैंकों को एक मिला दिया गया, तो अब नेशनलाइज बैंक की संख्या कितनी बची, 19 बची, क्योंकि 2 बैंक्स का आपस में क्या हो गया, मर्जर हो जाता है। इसलिए अब नेशनलाइज बैंक की संख्या जो हो जाती है, बन जाती है, वो कितनी बन जाती है, 20 से घटकर 19 हो जाती है। ठीक। अब सरकार का काम पर ठीक चलने लगा, लेकिन यहाँ पर भी ये सरकार को ने ये देखा कि जो 1969 और 1980 के बीच में कि जो जो ग्रामीण क्षेत्र है, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान है उनको अपने जो पैसे की रिक्वायरमेंट हो, उस पैसे के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोकल लेवल में जो सूदखोर हैं, लोकल लेवल में जो मनी लेंडर्स, उनके पास जाना पड़ता है। और वो लोग उनके सामने का उत्पीड़न करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मन मर्जी उनसे ब्याज वसूलते हैं और सभी तरीके की उनके साथ जो टैक्टिक्स हैं वो उसका यूज करके किसानों का शोषण करते हैं। तो सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, अब यहाँ पर इस सेक्टर के लिए एक नया काम हम लोग करते हैं। जो रूरल एरिया है, वो रूरल एरिया में बैंकिंग सुविधा को पहचान पहुंचाने के लिए एक नई बॉडी को गठन करते हैं। इसका नाम रखा गया RRB, यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स, तो ये सबसे पहले 5 RRB का गठन किया जाता है, और ये 5 RRB गठन किया जाता है 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक। और इनका जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव था कि बैंकिंग सर्विसेज को देश के दूर से भी दूर, यानी कि जो रिमोटेस्ट एरियाज हैं वहां तक, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन लोगों के दरवाजे तक, उन लोगों की दहलीज तक, चौखट तक, डोर स्टेप तक पहुंचाना। ठीक। और इसके ऑब्जेक्टिव्स में एक चीज और थी कि जो समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, जो समाज के जो वीक एरिया लोग हैं, उन लोगों को कंसेशनल रेट पर, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पर जो है फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करना। ये वो लोग थे जो पहले अपनी जरूरतों के लिए लोकल मनी लेंडर्स, सूदखोरों पर डिपेंडेंट थे। तो अब उनको ये रीजनल रूरल बैंक्स के द्वारा उनको अब क्या किया जाने लगा, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पर एडवांस या लोन प्रोवाइड करने का काम यहाँ पर शुरू किया गया। और जब बैंकिंग फील्ड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, अगर किसी नए एरिया में बैंक खुल जाती है या किसी अनबैंक्ड एरिया में कोई बैंकिंग सिस्टम आ जाता है, तो अब उस जगहों पर लोग लोन तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो लोग होंगे जो अर्न कर रहे हैं, वो अपनी जो सेविंग्स हैं, उन सेविंग्स को भी क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो इससे क्या हो गया, बैंक समाज का वो पैसा जो पहले घर में गुल्लक में या जमीन में गड़ा हुआ रखा हुआ था, या आटे के डिब्बे में गड़ा हुआ रखा, तो वो अब क्या गया, वो इकोनॉमी में सर्कुलेशन में आ गया। इससे जो समाज है, उस समाज में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में क्या हुआ, मनी सर्कुलेशन बढ़ा, जिससे कि देश की इकोनॉमी में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये भी यहाँ पर इसका एक और ऑब्जेक्टिव था कि अनबैंक्ड एरियाज में जो सेविंग्स पड़ी हुई है, बिना यूज की हुई, उस सेविंग को बैंकिंग सिस्टम में लाके इकोनॉमी में सर्कुलेट करना शुरू कर दिया जाए। ठीक। अब ये जो रीजनल रूरल बैंक्स बनी, इन रीजनल रूरल बैंक्स में जो पूंजी लगी, उस पूंजी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस स्टेट की गवर्नमेंट का, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का, और वो नेशनलाइज्ड बैंक जिसने उसको स्पॉन्सर किया है, उन तीनों की ही भागीदारी होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भागीदारी यहाँ पर डिसाइड करी गई कि भाई किसी भी रीजनल रूरल बैंक की जो कुल पूंजी होगी, उसका 50% हिस्सा जो देगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। 35% हिस्सा जो देगी वो जो नेशनल बैंक जो उसको स्पॉन्सर कर रही है वो देगी। और जो 15% हिस्सा है वो उस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा जिस राज्य में वो रीजनल रूरल बैंक ऑपरेट करेगी। तो इस तरीके से ये उसकी पूंजी का पार्टिसिपेशन इन लोगों के बीच में किया जाएगा। ठीक। लेकिन अब यहाँ पर ये खोल देंगे, फिर 1980 में और 6 बैंक का नेशनलाइजेशन हो गया, और ये खुल नहीं, 1975 के बाद खुल रही हैं। लेकिन 1987 में रीजनल रूरल बैंक्स को
और रीजनल रूरल बैंक्स को खोलना बंद कर दिया गया। किसकी सिफारिश पर? केलकर समिति की सिफारिश पर ये बंद कर दिया गया। ठीक। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आगे और बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की। सहकारी बैंक। तो एक तो हमारे पास कमर्शियल बैंक है, और कमर्शियल बैंक के साथ ही हमारे पास क्या हो जाती हैं, ये कोऑपरेटिव बैंक्स हो जाती हैं, सहकारी बैंकें हो जाती हैं। ये जो सहकारी बैंकें हैं, ये सहकारी बैंकों ने भी बैंकिंग सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना शुरू किया। खासतौर से उन इलाकों के लिए इनको प्रमोट किया गया जिन इलाकों में जो नॉर्मल बैंक्स हैं उन बैंक्स का नेटवर्क नहीं है, और वहाँ के लोग जो हैं वो मनी लेंडर्स पर जो अपनी पैसों की आवश्यकताओं के लिए डिपेंडेंट है। ठीक है। अभी जो सहकारी बैंकें होती हैं ये तीन कैटेगरी में बांटी जाती हैं। एक हमारे पास बांटी जा सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं पीसीएस, यानी कि इनको बोला जाता है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। ठीक। दूसरी है डीसीसीबी। डीसीसीबी यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। और तीसरी है एससीबी, यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। पीसीएस के प्री में इससे ज्यादा जितना आएगा बस उतना हम लोग यहाँ पर आज देख रहे हैं, उससे ऊपर नहीं देख रहे हैं। बहुत डिटेल पीसीएस में प्री में नहीं पूछा जाएगा। ठीक। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं रिफॉर्म्स में। रिफॉर्म्स में जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन हो गया, आरआरबी वगैरह खुल गई और ये सब चीजें हो गई, तो उसके बाद बैंकिंग सिस्टम से जो नेटवर्क है उसका विस्तार हुआ, अनबैंक्ड एरियाज में बैंक खुलेंगे। लेकिन फिर भी धीमे धीमे सरकार को यह महसूस हुआ कि यहाँ पर अभी बहुत जगहें ऐसी हैं जहाँ पर वीकनेसेस हैं, बहुत जगहें ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी बेहतरी की उम्मीद है, और कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर जो बैंक्स हैं वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। तो अब यहाँ पर एक रिफॉर्म की जरूरत महसूस हुई, और इस रिफॉर्म के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिस कमेटी का नाम होता है नरसिम्हम कमेटी। ठीक है, क्या नाम होता है? नरसिम्हम। नरसिम्हम कमेटी। ठीक। ये नरसिम्हम कमेटी कई सारी रिकमेंडेशंस देती है, लेकिन उनमें जो रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं वो हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो यहाँ पर दिया गया वो ये दिया गया था कि जो आरबीआई है, आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी में जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं उनको प्रेफर करना चाहिए, और जो सीआरआर है उस पर अपनी निर्भरता को कम करें। यानी कि क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, मार्केट में लिक्विडिटी को ठीक करने के लिए उसको सीआरआर पर ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए, सीआरआर पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाले, बल्कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस को प्रेफरेंस दे और सीआरआर के रेट को क्या करें, कम करें। ठीक। सीआरआर को कम करे। इसके बाद जो सीआरआर का रेट था वो कितना था, 38.5%। इसको नीचे लाने की बात यहाँ पर कही गई और कहा गया कि इसको 3 से 5% के बीच ही रखा जाए। ठीक। और अभी हम लोगों ने देखा कि इस समय जो सीआरआर है वो कितना है। ठीक। दूसरी इसने कही कि जो आरबीआई है सीआरआर डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट दे। किसे दे? कमर्शियल बैंक्स को वो इंटरेस्ट दे। ठीक। फिर यहाँ पर कहा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट फोर्सेस द्वारा डिटरमाइन किया जाना चाहिए।
यानी कि आरबीआई को इसको रेगुलेट नहीं करना चाहिए, बल्कि मार्केट फोर्सेस द्वारा इसको डिटरमाइन करना चाहिए। मार्केट में मनी की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई, उसके आधार पर ये डिसाइड हो। आरबीआई इसको कंट्रोल ना करे। ठीक। उसके अलावा इसने कहा कि बैंक रेट जो है वो आधार दर होनी चाहिए, और जो बाकी इंटरेस्ट रेट हो वो बैंक रेट के आधार पर डिटरमाइन किए जाएं, निर्धारित किए जाएं। ठीक, बैंक रेट के आधार पर डिटरमाइन किए जाएं। ठीक। ये जो है ये जो नरसिम्हम कमेटी थी उसकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी जो हम लोग को देखनी है। अब यहाँ पर इनकी रिकमेंडेशंस को फॉलो किया गया, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि भाई हमें कुछ और ज़रूरतें हैं, कुछ और चीज़ें चाहिए बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म के लिए। तो उसके बाद 1997 में एक और कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया नरसिम्हम कमेटी 2। ठीक। तो जो नरसिम्हम कमेटी 1 थी वो बेसिकली किसके लिए थी? वो फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म के लिए थी, जबकि ये जो थी ये प्योर बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए थी। और यहाँ पर इसने कई सारी रिकमेंडेशन बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म के लिए दी, तो 1997 में बनी। और इसने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट करी वो सबमिट करी अप्रैल 1998 को। ठीक है। और यहाँ पर इसने ये कहा, इसकी जो रिकमेंडेशंस थी, वो पहली रिकमेंडेशन थी कि स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम के लिए, स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम के लिए हमको जो बैंक्स और जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनका मर्जर कर देना चाहिए। जो लेकिन जो कमजोर या लॉस मेकिंग बैंक्स या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बंद कर देना चाहिए। ठीक। इन्होंने कहा, दूसरी रिकमेंडेशन थी बैंकिंग सिस्टम में 3 टियर जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो किया जाए। यानी कि 3 टियर बनाया जाए, 3 स्तर बनाए जाए। जो पहला टियर हो जो पहला टियर हो इसमें केवल 2 से 3 बैंक्स को रखा जाए, और ये बैंक क्या करेंगे? ये बैंक इंटरनेशनल ऑपरेट करेंगे। यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो सिस्टम्स हैं, अंतरराष्ट्रीय जो लेन देन है वो इन बैंकों के द्वारा किया जाए, इंटरनेशनल ओरिएंटेशन इनका रखा जाए। जो सेकंड टियर है, जो दूसरी टियर है, दूसरा स्तर है, उसमें रखा जाए केवल 8 से 10 बैंक्स को, और ये नेशनल ओरिएंटेशन इनका हो। यानी कि देश के भीतर से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी लेन देन है, उनसे इनका मतलब हो इंटरनेशनल जो है जो बैंकिंग सिस्टम है उससे इनका कोई भी संबंध ना रखा जाए। और टियर 3 में जो बची हुई बैंक हैं वो रखा जाए, और ये लोकल इनका ओरिएंटेशन हो। यानी कि जिस इलाके में है उसी इलाके के बैंकिंग लेन देनों से इनका मतलब हो। तो ये अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग जो है सिस्टम से संबंधित हो, और केवल 2-3 बैंक इसमें रखा जाए। टियर 2 जो है वो नेशनल ओरिएंटेशन का हो, देश के भीतर नेशनल ओरिएंटेशन का हो, 8-10 बैंकों को। और टियर 3 में छोटी बैंकें होंगी जो अपने लोकल लेवल पर ही बैंकिंग सिस्टम को क्या करेंगी? ऑपरेट करेंगी। ठीक। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो CRAR है,
CRAR क्या होता है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एडिक्वेसी रेशियो। अभी प्री के लिए इसका मतलब हमको समझना जरूरी नहीं, केवल बस नाम ध्यान रख लें, CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एडिक्वेसी रेशियो। इसके बारे में उन्होंने कहा कि इसको 10% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, 10% कर दिया जाए, 10% कर दिया जाए बढ़ाकर। उन्होंने ये भी कहा, इस कमेटी में ये भी कहा कि जो लोन हम लोग देते हैं बैंकों के द्वारा, वो अक्सर क्या हो जाते हैं, वो NPA हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं, बैड एसेट्स हो जाते हैं, यानी कि वो ऐसा पैसा हो जाता है जिसकी वसूली नहीं हो पाती। इसलिए जो लोन है, लोन की वसूली के लिए एक स्ट्रांग फ्रेमवर्क बनाया जाए। ठीक है, और इसकी वजह से एक नया कानून बनाया गया, इसका नाम रखा गया सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट यानी कि SARFAESI, सरफेसी एक्ट ये बनाया गया। और ये बनाया गया कब? 2002 में सरफेसी एक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पर यह कहा गया कि बैंकों को अपना जो NPA है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, इसको घटाकर 5% तक लाना होगा सन 2000 तक, और 3% तक लाना होगा सन 2002 तक। अब ये कैसे घटाया जा सकता है? लोन देने में जो बैंक है वो थोड़ा सा विजिलेंट हो जाए, उन्हीं लोगों को लोन दे जो लोन वापस करने में सक्षम हो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। जो लोन वापस नहीं कर सकते उनको लोन ना दिया जाए, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं उनको भी लोन ना दिया जाए। इससे क्या होगा? लोन के वापस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जो NPA है वो NPA क्या हो जाएगा? वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक। और एक बात इन्होंने और कही कि जो नई प्राइवेट बैंक्स है, वो चाहे डोमेस्टिक हो चाहे वो विदेशी, उनको लाइसेंस देना शुरू कर दिया जाना चाहिए। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। अब यहाँ पर बात आई है NPA की, तो NPA बेसिकली क्या होता है? NPA का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। NPA का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? तो उसके लिए 90 डेज का एक टाइम लिमिट है। और ये कहा गया अगर किसी भी लोन पर, किसी भी एडवांस पर, किसी भी एसेट पर अगर 90 दिन तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? NPA हो जाएगा। यानी कि अगर कोई लोन किसी को दिया है और 90 दिन तक उसने उस पर कोई भी इंटरेस्ट, ना तो इंटरेस्ट दिया है और ना ही प्रिंसिपल लौटाया है, या अगर उसकी किस्त कोई आनी है तो वो 90 दिन तक उसने अगर कोई भी किस्त नहीं दी है, तो 3 महीने यानी कि 90 दिन के बाद वो एसेट कंसिडर कर लिया जाएगा क्या? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 90 दिन के बाद वो एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। और ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला कैटेगरी कहलाता है सब स्टैंडर्ड, दूसरा कहलाता है डाउटफुल, और तीसरा कहलाता है बैड डेट या लॉस एसेट। सब स्टैंडर्ड क्या होगा? कोई भी एसेट जो है वो जैसा ही NPA डिक्लेयर हुआ तो 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रहता है। और अगर वो 12 महीने क्रॉस कर जाता है, यानी कि 12 महीने बीत गए लेकिन अभी भी वो NPA, उसमें कोई भी पेमेंट नहीं आया है, तो 12 महीने के बाद वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा डाउटफुल एसेट। तो NPA, जिसको NPA बने 12 महीने से ज्यादा समय हो गया है, वो क्या हो जाएगा? वो डाउटफुल हो जाएगा। और ये डाउटफुल तब तक रहेगा जब तक कि इसको लॉस एसेट में कंसीडर नहीं कर लिया जाएगा। तो लॉस एसेट का मतलब अब इससे पैसा मिलना इम्पॉसिबल है, पैसा मिल ही नहीं पाएगा, तो अब उसको क्या कर लिया जाता है? बैड डेट या लॉस एसेट कंसिडर कर लिया जाता है। और ये बैड एसेट और लॉस एसेट में कंसिडर को मान लिया जाएगा। ये कौन बताएगा? ये बताएगा बैंक का ऑडिटर बताएगा। ठीक है, कौन आइडेंटिफाई करेगा? आइडेंटिफाई करेगा इसको बैंक का ऑडिटर। ठीक है, या RBI बताएगा कि भाई अब इसके मिलने की उम्मीद नहीं, इसको क्या कर लिया जाए? इसको लॉस एसेट मान के इसको अपने खातों से राइट ऑफ कर लिया जाए, मतलब खत्म कर दिया जाए कि अब इसके मिलने की उम्मीद तो है ही, तो इसको लॉस मान के खत्म कर दिया जाए।
तो ये तीन कैटेगरीज एनपीए की होती हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की होती हैं। लेकिन एनपीए मिनिमाइज हो जाए, एनपीए का मतलब तो बैंक का पैसा डूब गया ना, तो इसको बचाना चाहिए, तो इसके लिए कई सारे तरीके हैं। जैसे हमारे पास इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट अभी आया है, वो भी इससे संबंधित है। सरफेसी एक्ट का नाम हम लोगों ने लिया, वो भी संबंधित है। सरफेसी एक्ट पर कई बार सवाल आया है। तो सरफेसी एक्ट का जो पूरा नाम है वो हम लोग देख लेते हैं। सरफेसी एक्ट का नाम देखा था हम लोगों ने शॉर्ट में, SARFAEISI, सरफेसी एक्ट। जहां पर सरफेसी का फुल फॉर्म क्या है? एस से है सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन एंड आर का मतलब है रिकंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ financial assets and enforcement of security interest एक्ट 2002। तो SARFAESI, सरफेसी एक्ट 2002। ठीक। तो ये हमारे पास सरफेसी जो एक्ट है वो हो गया। अब इसके बाद हमारे पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वगैरह होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर पीसेस प्री के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चल जाते हैं हम लोग। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो अक्सर पूछी जाती है वो उसको हम लोग देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, या स्टॉक ऑफ मनी। जो स्टॉक ऑफ मनी है उसको बेसिकली अगर देखा तो 1977 में, 1977 में एक वर्किंग ग्रुप बना था, उसका नाम है सेकंड वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई। ठीक। इसने ये कहा था, इसने रिकमेंड किया था कि भाई मनी सप्लाई को कैटेगराइज किया जाना चाहिए। और इसके बाद जो आरबीआई है, आरबीआई ने मनी सप्लाई को कैटेगराइज किया चार पार्ट्स में, M1, M2, M3 और M4। ठीक। तो M1, M2, M3, M4 क्या होते हैं? तो सबसे पहले आता है M1। M1 कौन सा मनी होता है? M1 का मतलब होता है जनता के पास जितना भी पैसा है, वो करेंसी में हो सकता है, नोट्स में हो सकता है, या वो क्वाइंस में हो सकता है, उसको ले लो। तो करेंसी एंड क्वाइंस विद पब्लिक, यानी कि जनता के पास जितना पैसा है जो सर्कुलेशन में है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। ठीक है। प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ये M1 है। तो M1 में तीन चीजें हैं। तीन चीजें कौन सी हैं? जनता के पास जितना भी पैसा है करेंसी के रूप में या क्वाइंस के रूप में वो, प्लस जनता का पैसा जो डिमांड डिपॉजिट के रूप में बैंकों के पास है, वो डिमांड डिपॉजिट हमारे पास करंट अकाउंट के रूप में हो सकता है, सेविंग अकाउंट के रूप में हो सकता है। तो जनता का जो पैसा सेविंग अकाउंट में बैंकों के पास जमा है, प्लस जो करंट अकाउंट में बैंकों के पास जमा है, उसको भी इसमें जोड़ लेते हैं। और आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट्स हैं उनको भी इसमें जोड़ लेते हैं। अदर डिपॉजिट्स में क्या हो जाते हैं? अदर डिपॉजिट का मतलब होता है कि जो फॉरेन सेंट्रल बैंक का पैसा आरबीआई के पास पड़ा हुआ, जिन्होंने यहाँ पर ब्रांचेस खोल रखी हैं वो, ठीक है, कोई इंटरनेशनल एजेंसी या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका कुछ पैसा अगर आरबीआई के पास पड़ा है वो, इसके अलावा कोई अर्ध सरकारी या कोई दूसरा वित्तीय संस्थान है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसका पैसा अगर आरबीआई के पास जमा है, तो उस पैसे को अदर डिपॉजिट्स माना जाता है और उसको भी M1 में ऐड कर लिया जाता है। तो M1 क्या है? करेंसी एंड क्वाइंस विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ये M1 है। ठीक है, क्या है ये? M1 है। M1 के बाद अगला हमारे पास आ जाता है M2। M2 होता है M1 पूरा पूरा, प्लस इसमें जोड़ लेते हैं डिमांड डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। हम पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर सकते हैं खाता खुलवा के,
तो M2 में क्या होगा, M1 तो पूरा पूरा आ गया, यानी करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई आ गया। इसके अलावा अब पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है, जो करंट अकाउंट पब्लिक के खोल रखे, उसमें जितना भी पैसा जमा है उस पैसे को भी इसमें जोड़ लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो M2 बन जाएगा। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब करंट अकाउंट जो पोस्ट ऑफिस में खुला है, सेविंग अकाउंट जो पोस्ट ऑफिस में खुले हैं उनको भी इसमें जोड़ लिया जाएगा, तो वो M2 बन जाएगा। M3 क्या है, M3 में जोड़ेंगे M1 को, और M1 में क्या ऐड कर लेंगे, M1 में ऐड कर लेंगे टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स। अब बैंक के पास दो तरीके के डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में आते हैं सेविंग बैंक और करंट अकाउंट। टर्म डिपॉजिट में आता है हमारे पास एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट, जिनको एक निश्चित समय के पहले नहीं निकाला जा सकता, उसको टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। तो M1 में डिमांड डिपॉजिट तो जुड़ा ही हुआ है, अब इसमें टाइम डिपॉजिट भी अगर ऐड कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, M3, यानी कि बैंकों में पब्लिक का कुल पैसा जो जमा है, वो चाहे सेविंग में हो, चाहे करंट अकाउंट में हो, चाहे एफडी में हो, चाहे वो आरडी में, वो सब अब यहाँ पर जुड़ जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा M3। उसके बाद आता है M4। M4 में M3 को जोड़ लेंगे। अब देखिए M3 में ये पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट नहीं जुड़ा हुआ है, तो जब सब कुछ जोड़ लिया जाए तो वो क्या बन जाता है, M4 बन जाता है। तो M3 में सब कुछ जुड़ा हुआ है, बस डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस नहीं जुड़ा हुआ, तो अगर इसमें डिमांड डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस भी, सॉरी, टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का, टोटल डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस का है वो भी ऐड कर लिया जाए, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा M4। इसमें पूरा पैसा वो कहीं भी जमा हो पब्लिक का, वो जब जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा M4। ठीक है, वो M4 बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखने वाली है, एक टर्म होता है नैरो मनी, एक टर्म होता है ब्रॉड मनी। तो नैरो मनी और ब्रॉड मनी किसको बोलते हैं, ये भी जानना यहाँ पर जरूरी है। तो अगर हम लोग देखें तो इन M1, M2, M3 और M4 में जो भी पैसा जमा है, उस पैसे में से जो नैरो मनी है वो बोला जाता है M1 को। ठीक है, क्या बोले, किसको बोला जाता है, M1 को बोला जाता है नैरो मनी, और उसके बाद जो दूसरा है उसको बोला जाता है ब्रॉड मनी। तो ये जो है ये हमारा चलता चला आ रहा था। लेकिन उसके बाद एक और वर्किंग ग्रुप बनता है मनी सप्लाई पर वाईवी रेड्डी की अध्यक्षता में। ठीक, तो एक और ग्रुप बनता है, इसको हम SWG बोल लेते हैं, वर्किंग ग्रुप बोल लेते हैं इसको। ठीक, तो वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई ये बनता है किसके अध्यक्षता में, वाई वी रेड्डी के अध्यक्षता में बनता है। और ये जून 1998 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, और यहाँ पर नए क्लासिफिकेशन ये इंट्रोड्यूस करता है, जिनको नाम दिया जाता है M0 का, M1 का, M2 का, M3 का, ये नाम इनको दिया जाता है, और M4 का। यहाँ पर M0 एक नई चीज आ जाती है, तो इनको समझ लेते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर जो M0 है, M0 को नाम दिया गया यहाँ पर रिजर्व मनी। ये रिजर्व मनी क्या होता है, ये रिजर्व मनी है करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी कि जो करेंसी बाजार में घूम रही है, प्लस बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई, यानी कि दूसरी बैंकों के आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स हैं, प्लस अदर बैंक्स डिपॉजिट्स विद, या अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई।
अदर डिपॉजिट हम लोगों ने वही कहा कि कोई अर्ध सरकारी संस्था है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई विदेशी बैंक है, या कोई इंटरनेशनल एजेंसी है, आईएमएफ जैसी, जिसका पैसा आरबीआई के पास जमा है, तो वो सब कहाँ पर आ जाएगा, अदर डिपॉजिट्स में आ जाएगा। और इसको जोड़ देंगे तीनों को, जो सर्कुलेशन में करेंसी है, जो बैंकों का पैसा आरबीआई के पास जमा है, और जो अदर डिपॉजिट्स है, तो हमारे पास M0 या रिजर्व मनी यहाँ पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा M1। M1 को बोला गया नैरो मनी। ठीक, मैंने बताया था M1 क्या है, M1 नैरो मनी है, और M3 क्या है, M3 कहलाता है ब्रॉड मनी। पहले वाले में भी M3 ब्रॉड मनी था। ठीक, अब M1 जो है नैरो मनी, नैरो मनी में हम लोग क्या देख लेते हैं, नैरो मनी में देख लेते हैं वही करेंसी विद पब्लिक, पुराने वाले में भी करेंसी विद पब्लिक था, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो ये सेम है जो हम लोगों ने ऊपर देखा है। देखिए यहाँ पर भी तो वही है, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड, है ना। देखिए करेंसी विद पब्लिक है, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक है, और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई है, और नीचे भी क्या है, नीचे भी यही है, करेंसी विद पब्लिक है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स है, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। यानी कि जो M1 है वो M1 सेम है, और इसको क्या बोला जाता है, नैरो मनी बोला जाता है। M2 को देख लें, M2 में क्या था, M1 में पोस्ट ऑफिस के पास जो जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं उनको ऐड कर दिया गया था, तो M2 आ गया। तब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर क्या है, M2 इज इक्वल टू क्या हो गया, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। सेम है, देखिए ऊपर भी यही था। ठीक, M2 इक्वल टू M1 प्लस डिमांड, डिमांड वही सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, तो M2 भी यहाँ पर वही सेम आ जाता है। ठीक, अब इसके बाद अगला है हमारा M3। M3 इसको क्या बोला जाता है, ब्रॉड मनी बोला जाता है। इसमें क्या कर लिया गया था, M1 में हम लोगों ने जोड़ दिया था प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ये भी सेम है। और फिर हमारे पास M4 आ गया था। M4 में क्या था, M3 में हम लोगों ने ऐड कर दिया था, क्या चीज, M3 में ऐड कर दिया था हम लोगों ने, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ऐड कर दिया था। और यहां पर भी अब क्या आ गया, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जब M4 निकालेंगे तो M4 में नेशनल जो सेविंग सर्टिफिकेट है इसको ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, M4 में NSC को ऐड, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को ऐड नहीं किया जाएगा। क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारे पास मेन मेन जो बैंकिंग की बातें थी हम लोगों ने देख ली, बैंकिंग में हम लोगों को यही करना। अब सीधे से एक चीज और देख लेते हैं, हम लोग आगे आ जाते हैं, और आगे आके हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको देख लेते हैं। सिक्योरिटी मार्केट में बहुत ज्यादा पीसीएस प्री में जरूरी नहीं है पूछा जाए। इसमें जनरली हमसे वही पूछ लेता है कि भाई ये स्टॉक एक्सचेंज कहाँ का है, वो स्टॉक एक्सचेंज कहाँ का है। यूपीएससी में डिटेल में आता है, पीसीएस में उतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले सिक्योरिटी मार्केट। रेगुलेटर कौन है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, सिक्योरिटी मार्केट वो मार्केट जहां पर सिक्योरिटी को खरीदा बेचा जाए। सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। ये क्या हो गए, सिक्योरिटी मार्केट हो गए, जहाँ पर इनको खरीदा बेचा जाए वो ये होते हैं। अब जो सिक्योरिटी मार्केट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, और दूसरा होता है
सेकेंडरी मार्केट को हम सिंपल सा क्या बोल देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोल देते हैं। और प्राइमरी मार्केट बेसिकली आईपीओ होता है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, सिंपल से टर्म्स में समझें तो वहां जहां पर कोई खरीदार खरीदार जो होगा वो सीधे सीधे जो मूल विक्रेता है, यानी कि अगर किसी कंपनी के शेयर हैं तो अगर हम उस शेयर को सीधे कंपनी से ही खरीद लें तो वो जो हमने खरीदारी की है वो कहलाएगी प्राइमरी मार्केटिंग खरीदारी। अगर किसी कंपनी के डिबेंचर्स या बॉन्ड्स हम सीधे कंपनी से खरीद लें तो वो क्या कहलाएगा, वो प्राइमरी मार्केट कहलाएगा। ठीक। लेकिन अब हमारे पास, मैंने किसी कंपनी वाली रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर, रिलायंस इंडस्ट्री का जब इशू आया तो रिलायंस इंडस्ट्री से खरीद लिए। तो रिलायंस इंडस्ट्री जब मैंने खरीदा तो वो प्राइमरी मार्केट की परचेज हो गई, तो वो मेरे पास है। लेकिन अब अगर हम उसको बेचना चाहते हैं किसी दूसरे को तो हमको कोई ऐसी जगह चाहिए जहां पर इसको खरीदने वाला भी मौजूद हो और इसको बेचने वाला भी मौजूद हो। तो जब एक व्यक्ति जिसके पास शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड या बॉन्ड्स वगैरह हैं किसी बॉडी के, और अब वो उसको किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना चाहता है, तो अब ऐसे जो मार्केट है उसको सेकेंडरी मार्केट कहा जाएगा। और ये मार्केट का एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है स्टॉक एक्सचेंज। क्या है, स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है इसके मार्केट को। अब जो दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, वर्ल्ड फर्स्ट जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है हमारा एंटवर्प का, जो बेल्जियम में है, जो 1631 में खोला गया था। ठीक है, 1631 में खोला गया था। और इंडिया का जो फर्स्ट है वो है बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो खोला गया था 1870 में। और जब इसको खोला गया था तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन नाम था, इसको 1870 में खोला गया था। ठीक। अब दुनिया के इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस देख लेते हैं। तो दुनिया के जो इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक। तो दुनिया के जो इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनमें जो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है वो आता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, इसका आता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का नाम सबसे पहले आता है। ठीक। जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NYSE। ये शॉर्ट ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है, यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। दूसरा है नासदाक। नासदाक जो है, ये नासदाक भी न्यूयॉर्क यूएसए में है। ये दुनिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और ये दुनिया का है सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ठीक। इसके बाद आता है लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ये कहाँ पर है, लंदन यूके में है। चौथा है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। टोक्यो जापान में। पांचवा है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कहाँ पर है, बॉम्बे इंडिया में। सिक्स्थ है हमारा एसएसई, यानी कि शंघाई स्टॉक एक्सचेंज। नाम से ही पता चलता है शंघाई चाइना में है। सातवां है HKEX। EX बोले तो एक्सचेंज और एस के मतलब हांगकांग, जो हांगकांग में है।
ठीक। आठवां है यूरोनेक्स्ट। ठीक, ये यूरोनेक्स्ट है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। और इसके बाद आता है एफएससी। फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, ये कहाँ पर है? फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में। एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये भी कहाँ पर है? मुंबई, इंडिया में। टीएसएक्स, टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज, टोरंटो कनाडा। एएसएक्स, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज। ये सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है। जेएसई, जोहानिसबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। जो कहाँ पर है? जोहानिसबर्ग कहाँ पर है? जोहानिसबर्ग है, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में। ठीक है। 14वां है एमओईएक्स। एमओईएक्स कई बार पूछा गया कहाँ पर है, तो इसका फुल फॉर्म पता होगा तो आप आसानी से बता देंगे। मॉस्को एक्सचेंज, मॉस्को रशिया में। 15वां है बी3। बी3 है ब्राजीलियन स्टॉक एक्सचेंज। ये है साओ पालो, ब्राजील में। तो इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस हैं ये दुनिया के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस दुनिया के हैं। यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है सेबी। नियामक संस्था कौन है? सेबी है। ठीक, स्टॉक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। और ये जो सेबी है इसका जो गठन हुआ है सेबी एक्ट यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत। लेकिन ये पहले ही बन गई थी। कब बन गई थी? 12 अप्रैल 1988 को ही ये बन गई थी एज आ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसने काम करना शुरू कर दिया था। और इस अधिनियम के तहत सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत इसको फिर स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। सांविधिक संस्था, वैधानिक संस्था बनाया गया। ठीक। इसका जो हेड ऑफिस है सेबी का वो कहाँ पर है? मुंबई में है। इनिशियल कैपिटल जिससे इसका गठन किया गया था वो थी 50 करोड़।
सेबी के जो प्रमोटर थे वो कौन थे? आईडीबीआई, आईएफसीआई और आईसीआईसीआई, ये इसके प्रमोटर थे। सेबी के बोर्ड में 9 सदस्य होते हैं और सेबी के अध्यक्ष कौन है? इस समय बड़ी चर्चा में थी, आपको नाम पता होगा, आप नाम मुझे बताइए क्या नाम था। ठीक, तो ये एक तरीके से हमारे पास ये चीजें हो जाती हैं। अब कुछ चीजें और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बॉन्ड होता क्या है, पहले वो समझना हमारे लिए जरूरी है। तो शेयर्स तो हम लोग समझते हैं क्या होता है। अब बॉन्ड या डिबेंचर ये क्या होता है? डिबेंचर और बॉन्ड को आप सिनोनिमस समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि ये दोनों एक ही हैं अभी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, सिंपल सी चीजों में समझाने की कोशिश करता हूं कि जब कोई कंपनी लोन लेती है, अब जैसे मैं एक पर्सन हूं और मुझसे आप मान लीजिए कि एक कंपनी है और आप मुझसे लोन लेने आएंगे और मैं कहूंगा ठीक है मैं लोन तो आपको दे दूंगा, ठीक, लेकिन आप मुझे लिखित में एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको साइन करना होगा और उसका एक्नॉलेजमेंट जो है वो फिर आपको दिया जाएगा और बदले में वो आपको लोन मिलेगा। तो कोई भी जब कोई लोन कोई कंपनी लेती है और उस लोन के बदले में कंपनी लिखित में एक एक्नॉलेजमेंट लोन देने वाले को देती है, तो वो जो एक्नॉलेजमेंट लिखित में दी गई है उसको क्या बोला जाता है? उसको डिबेंचर या उसको बॉन्ड बोला जाता है। पहले तो ये लिखित रूप में कागजी रूप में होती थी, लेकिन फिर बाद में हमारा डीमैटेरियलाइजेशन हो गया। तो अब ये जो है ये सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है, लिखित रूप में कागज पे अब ये नहीं होता, क्योंकि अब शेयर भी डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में है, यानी कि कागज में नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली दिखाई पड़ते हैं। और ये भी हमारे पास अब इलेक्ट्रॉनिकली है, लेकिन अभी डेफिनेशन वही है कि डिबेंचर या बॉन्ड क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ लोन, जिसमें क्या क्या लिखा होता है। अब इसमें जो लोन का डॉक्यूमेंट होगा जिसको हम एक्नॉलेजमेंट बोल रहे हैं, जिसको अब यहाँ पर हम डिबेंचर या बॉन्ड बोल रहे हैं, उसमें क्या होगा? उसमें लिखा होगा अमाउंट, कि कितने अमाउंट का है वो। उसमें लिखा होगा कि इस पर जो ब्याज दिया जाएगा वो ब्याज कितना दिया जाएगा और इसकी वापसी कब की जाएगी। तो बैंक ने आपसे, मतलब कंपनी ने आपसे 100 रुपए का लोन लिया, तो वो एक कागज आपको जारी करेगी एक्नॉलेजमेंट कि मैंने इनसे 100 रुपए का लोन लिया है, इस पर मैं 10% का ब्याज दूंगी और 5 साल के बाद मैं आपको वापस कर दूंगी। तो ये जो 100 रुपए का लोन है ये क्या हो गया? अमाउंट हो गया। ये 100 रुपए किस पर लिखे हुए हैं? कागज में लिखे हुए हैं। तो जो 100 रुपए जो लिखा हुआ है, जो अमाउंट जो उस कागज पर लिखा हुआ है, डिबेंचर में लिखा हुआ, उसको बोला जाता है उसकी फेस वैल्यू। क्या बोला जाता है? फेस वैल्यू बोला जाता है। जितना ब्याज वो दे रही है, 10% ब्याज देने की बात हुई है, इस इंटरेस्ट रेट को टेक्निकली बोला जाता है कूपन रेट। यानी कि जो ब्याज की दर है उसी को क्या बोला जाता है? कूपन रेट बोला जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी बोल सकते हैं, कूपन रेट भी बोल सकते हैं। और 3 साल बाद जब वो वापस करेगी, तो जिस तारीख को वापस करेगी वो क्या होगी? उसकी होगी मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता अवधि। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रख लेनी है कि डिबेंचर क्या है। डिबेंचर एक लोन का एक्नॉलेजमेंट है, डिबेंचर को ही बॉन्ड भी कहा जा सकता है। ठीक, बस अंतर यह है कि डिबेंचर जो है वो केवल कंपनी इशू करेगी, और जब उसको कंपनी के अलावा सरकार या कोई और बॉडी इशू करती है तो उसको क्या बोल जाता है? वो उसको बॉन्ड बोल जाता है। लेकिन टेक्निकली हम दोनों को एक मान सकते हैं समझने के लिए बेसिक लेवल पे। ठीक, उस पर जो ब्याज दिया जाएगा उसी को कूपन रेट भी कहा जाता है। वापसी जब होगी उसको मैच्योरिटी बोला जाता है। अब एक एक करके इसको समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड की। तो जैसे हम लोगों ने कहा कि कंपनी इशू करेगी तो डिवेंचर बोला जाएगा। तो अब गवर्नमेंट इसको इशू कर रही है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गवर्नमेंट अगर बॉन्ड इशू कर रही है तो जैसे मैंने कहा था ना, एक्नॉलेजमेंट कौन देगा? कंपनी देगी, यानी कि जो आपसे लोन लेगा वो आपको एक्नॉलेजमेंट देगा। तो गवर्नमेंट बॉन्ड कौन इशू कर रहा है? गवर्नमेंट इशू कर रही है। गवर्नमेंट आपसे या मार्केट से पैसा उठा रही है। ठीक है, और बदले में वो आपको क्या दे रही है? गवर्नमेंट बॉन्ड दे रही है। तो अगर हमने गवर्नमेंट बॉन्ड 1,000 रुपए के खरीदे हैं, इसका मतलब क्या? हमने गवर्नमेंट को 1,000 रुपए का लोन दिया है जिस पर गवर्नमेंट हमको ब्याज देगी, और समय सीमा पूरी हो जाने के बाद जितने का वो बॉन्ड था उतना ही या उससे ज्यादा पैसा या उससे कम पैसा, जैसा भी शर्तों में लिखा होगा वहां पर, वो हमको वो वापस कर देगी। ठीक, तो ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड है ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ऋण साधन है। इनके द्वारा गवर्नमेंट ने क्या लिया है? आपसे ऋण लिया है। और ये क्यों वो ले रही है भाई? गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत कब पड़ेगी? जब गवर्नमेंट को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसे की कमी पड़ रही होगी। उसने बजट बनाया, बजट बना लिया उसने 5,000 करोड़ रुपए का, लेकिन सरकार के पास पैसा केवल कितना है? 4,000 करोड़। तो 1,000 करोड़ रुपए सरकार के पास कम पड़ रहे हैं, उसके लिए वो क्या करेगी? जनता के पास जाएगी।
दूसरी बॉडीज के पास जाएगी जिससे वो लोन ले सकती है, और उनसे वो लोन गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करके ले सकती है। तो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग या घाटे को प्रबंधित करने के लिए किए जाने वाले बॉन्ड है, जिनको इशू करके सरकार आपसे क्या लेती है, पैसा लेती है। अब क्योंकि ये पैसा आपसे सरकार ने लिया है, तो यहाँ पर रिस्क क्या होगा, रिस्क लगभग नहीं के बराबर होगा, क्योंकि सरकार से ज्यादा जिम्मेदार कौन होगा, वो पैसा आपको वापस मिलना ही मिलना है, तो रिस्क ना के बराबर होता है। ठीक, ये गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए। अब सॉवरेन बॉन्ड क्या होता है? सॉवरेन बॉन्ड भी बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा ही जारी किया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा ही सॉवरेन बॉन्ड भी जारी किया जाता है, लेकिन ये जो सॉवरेन बॉन्ड है ये पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए जारी किए जाते हैं, और इनको घरेलू मुद्रा में भी जारी किया जा सकता है और विदेशी मुद्रा के लिए भी जारी किया जा सकता है ना। जैसे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है, ये ग्रीन बॉन्ड से जो भी पैसा है वो पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक। ट्रेजरी बिल्स, जिनको टी बिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, ये भी सरकार के द्वारा इशू किए जाने वाले बॉन्ड्स हैं या बिल्स हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, अल्पकाल के लिए होते हैं, लंबे समय के लिए पैसा नहीं दे रही है, कम समय के लिए पैसा ले रही है। अधिकतम कितना, अधिकतम 1 वर्ष के लिए सरकार आपसे पैसा ले रही है, और 1 वर्ष के बाद आपको वो पैसा वापस कर दिया जाएगा। अब इसमें बेसिकली ब्याज नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या हो गया कि भाई सरकार ने कहा कि भाई 100 रुपए का है, लेकिन मतलब 100 रुपए का फेस वैल्यू उस पर लिखी हुई कि भाई ये जो ट्रेजरी बिल है ये 100 रुपए का है, लेकिन सरकार आपको कितने पर देगी, 80 रुपए पर। और जब मैच्योरिटी होगी तो आपको कितने वापस करेगी, 100 रुपए वापस करेगी। तो जो 20 का डिफरेंस है, 20 रुपए का, यही क्या हो गया, यही आपका फायदा हो गया। यानी कि सरकार यहाँ पर ब्याज देने की बजाय उस ब्याज को यहाँ पर एडजस्ट करके आपको अलग से प्रोवाइड कर रही है। तो ये ट्रेजरी बिल होते हैं, कम समय पर के लिए जारी किए जाते हैं, और सामान्यतः जितनी उनकी वैल्यू उससे कम दाम पर आपको दिए जाएंगे, और जब वापस सरकार आपसे लेगी तो पूरे पैसे आपको वापस करेगी। ठीक। कारपोरेट बॉन्ड, जाहिर सी बात है इनको कारपोरेशंस के द्वारा जारी किया जाता है। तो कारपोरेशंस के द्वारा इनको जारी किया जाता है किस लिए, अपनी कारपोरेशन को चलाने, उसके विस्तार के लिए, या किसी और प्रोजेक्ट को जारी करने के लिए ये उसको पैसे की जरूरत पड़ती है अगर कारपोरेशन को, तो वो कारपोरेशन आपको कारपोरेट बॉन्ड जारी कर देती है। और कारपोरेट बॉन्ड अगर आपने खरीदे हैं तो उसका मतलब क्या है कि आपने उस कारपोरेशन को पैसा दिया है, बदले में वो शर्तों के साथ से आपको ब्याज वगैरह वो उस कारपोरेट बॉन्ड पर देगी, या जब उसको वापस लेगी तो आपको एक्स्ट्रा पैसा वापस करेगी, जितने का बॉन्ड है उससे ज्यादा वापस करेगी। लेकिन ये जो कारपोरेट बॉन्ड है ये डायरेक्टली सरकार के द्वारा तो खरीदे नहीं गए हैं, तो इसलिए इन पर जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक। फिर आते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड। म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या होते हैं, जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज होती हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, नगर निगम होते हैं, उनके द्वारा इन बॉन्ड्स को जारी किया जाता है। और यहाँ पर नगर निगम को पैसे की जरूरत पड़ रही, तो एक तरीके से आपसे लोन ही तो ले रहा है, मार्केट से पैसा उठा रहा है, बदले में बॉन्ड जारी कर रहा है। तो वो पैसे की जरूरत उसको क्यों पड़ेगी, क्योंकि भाई नगर निगम की जो जरूरतें हैं, जो काम है, उन काम को करने के लिए उसके पास पैसा कम पड़ रहा होगा। जैसे उसको सड़क बनानी है, पैसा नहीं है। ठीक, उसको नालियां बनानी है, पैसा नहीं है। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, पैसा कम पड़ रहा है, तो वो म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर लेगी। और जब आप उसको खरीदेंगे तो उसके पास पैसा आ जाएगा, और जो भी उसमें शर्तें निर्धारित होंगी कि भाई इतने समय बाद वापस करना है, इतना ब्याज वगैरह है, उसी हिसाब से आपको ब्याज मिल जाएगा, और उतने समय के बाद आपको वो वापस कर देगी अपना पैसा। ठीक। फिर आता है जीरो कूपन बॉन्ड। कूपन का मतलब क्या था, कूपन हम लोगों ने देखा था कि उस पर जो ब्याज दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, कूपन रेट। और जीरो कूपन का मतलब क्या हो गया, इस पर ब्याज जीरो है, यानी कि इस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है भाई, अगर हम लोन दे रहे हैं आपको, ठीक, कोई कंपनी जीरो कूपन बॉन्ड इशू कर रही है मतलब उस पर वो लोन हमसे ले रही है, तो अगर हम उस पर लोन दे रहे हैं और जीरो कूपन है मतलब उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, तो हमारा फायदा क्या, हम क्यों दें। तो यहाँ पर जो भी बॉडी है जो जीरो कूपन बॉन्ड इशू कर रही है वो आपको ब्याज नहीं देती है, बल्कि जब वो उसको वापस लेगी अपना, या जब आप उसका पैसा वापस मांगेंगे तो आपको वो जितने पर आपने खरीदा था उससे ज्यादा पैसे वापस करेगी। ठीक है। तो मान लिया कि जैसे 100 रुपए का बॉन्ड है, तो जब आपने उसको खरीदा तो उसने कहा कि भाई हम ब्याज तो नहीं देंगे, लेकिन आपको हम ये 100 रुपए का बॉन्ड 80 रुपए में दे देंगे। और जब हमको वापस देने आएंगे तो हम आपको 100 रुपए दे देंगे, तो आपको 20 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो बात तो वही है।
ब्याज वैसे मिलता और हमको अब यहाँ पर इस तरीके से मैच्योरिटी पर एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। तो ये जो बॉन्ड है, ये जीरो कूपन बॉन्ड कहलाते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर समझे तो वो बॉन्ड जो अपनी फेस वैल्यू से कम पर इशू किए जाते हैं, लेकिन उनको जो रिडीम किया जाता है, रिडीम का मतलब जब उनका उनका पैसा वापस किया जाएगा तो वो उनकी फेस वैल्यू को वापस किया जाएगा या ज्यादा पर वापस किया जाएगा। और जिन पर कोई भी ब्याज नहीं होता है, ऐसे बॉन्ड्स को जीरो कूपन बॉन्ड्स बोला जाता है। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? कन्वर्टिबल बॉन्ड बेसिकली कंपनियों के द्वारा इशू किए जाते हैं। और इन कन्वर्टिबल कन्वर्टिबल बॉन्ड का मतलब क्या? जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कन्वर्टिबल बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिनके परिपक्वता या जिनकी मैच्योरिटी के बाद उनको उनके उनके बदले में जो कंपनी है वो आपको अपने शेयर्स दे देगी, यानी कि वो बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर देगी शेयर्स में। ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड्स को क्या बोला जाता है? ऐसे बॉन्ड्स को कन्वर्टिबल बॉन्ड बोला जाता है। तो मानिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 5,000 रुपए का एक कन्वर्टिबल बॉन्ड हमको जारी किया। अब हमारे पास ऑप्शन है कि जब उसकी मैच्योरिटी हो जाए तो हम उससे 5,000 रुपये नगद ले लें। तो वही कंपनी कह रही है कि भाई हम आपको 5,000 रुपये नगद नहीं देंगे, बल्कि जब इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी तो हम आपको अपनी कंपनी के 5,000 रुपये के शेयर्स दे देंगे। तो हमारा बॉन्ड अब मैच्योरिटी के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा बॉन्ड क्या कहलाता है? ऐसा बॉन्ड कहलाता है कन्वर्टिबल बॉन्ड। ठीक। परपेचुअल बॉन्ड क्या होते हैं? जैसा मैंने बताया था कि जब भी कोई डिबेंचर या बॉन्ड इशू किया जाता है तो वहां पर उसमें लिखा होता है कि कितने समय के बाद ये मैच्योर हो जाएगा, यानी कितने समय के बाद हमको इसका पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई बॉन्ड या कोई डिबेंचर ऐसा है जिस पर मैच्योरिटी की डेट ही नहीं लिखी है कि कब ये मैच्योर होगा, तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोला जाता है? परपेचुअल बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है। ये अनिश्चित काल तक के लिए जारी किए जाते हैं और जब तक इन वापस नहीं किए जाएंगे आपको इन पर लगातार ब्याज जो है वो ब्याज मिलता रहेगा। ठीक। फिर मसाला बॉन्ड आता है। मसाला बॉन्ड क्या होता है? जनरली क्या होता है कि अगर कोई बॉन्ड इशू किया जा रहा है भारत में तो वो रुपए में इशू किया जाएगा, लेकिन अगर हम कोई बॉन्ड यूएसए में इशू कर रहे हैं तो यूएसए के लोगों को वो बॉन्ड किस में खरीदना पड़ेगा? उनकी करेंसी में बेचना पड़ेगा हमको, और वो अपनी करेंसी में डॉलर्स में खरीदेंगे। ठीक। लेकिन हमको पैसा, कंपनी तो इंडिया की है, तो इंडिया इंडिया के पास वो पैसा किस में आएगा? रुपए में आएगा, क्योंकि हम इंडिया में तो डॉलर्स का यूज नहीं करते ना। तो हमने बेचा डॉलर में, फिर वो इंडिया में हमारे पास जो पैसा कन्वर्ट होके आया वो रुपए में कन्वर्ट होके आया। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज डिफरेंस है, क्योंकि डॉलर रुपए की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, तो यहाँ पर हमारा या जिसने खरीदा है उसमें से किसी एक का नुकसान होना ही होना है। ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन है, ये एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का जो इम्पैक्ट है वो मिनिमम हो जाए, इसके लिए ये सिस्टम बनाया गया कि भाई अगर भारतीय कंपनी विदेश में अपना बॉन्ड बेच रही है तो वो अपने बॉन्ड को डॉलर में ना बेच के रुपए में भी बेच सकती है। इससे क्या होगा? जो एक्सचेंज डॉलर और रुपए के बीच में होगा वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोला जाता है? मसाला बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन है वो खत्म हो जाएगा, और जो खरीदार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन इन्वेस्टर्स को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। तो ऐसे बॉन्ड जो विदेश में इशू किए जाते हैं और भारतीय करेंसी में ही विदेश में इशू किए जाते हैं, ऐसे बॉन्ड्स को क्या बोला जाता है? मसाला बॉन्ड बोला जाता है। तो इंडिया के वो बॉन्ड जो इंडियन करेंसी में विदेश में इशू किए गए उनको मसाला बॉन्ड बोला जाता है। लेकिन दूसरे देश भी सिस्टम अपनाते हैं। जैसे जैसे जापान अगर अपना कोई बॉन्ड विदेश में इशू कर रहा है तो वहां पर भी तो फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज का वैल्यू का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? तो वो भी, जैसे हमने अपने बॉन्ड को विदेश में रुपए में इशू कर दिया, वैसे ही जापान अपने बॉन्ड्स को विदेश में अपनी करेंसी में इशू कर सकता है। जापानी करेंसी क्या है? येन। तो जैसे हमारे बॉन्ड को मसाला बॉन्ड बोला जा रहा था, और जब जापान ने अपनी ही करेंसी में उस बॉन्ड को विदेश में इशू किया तो उसके बॉन्ड को क्या बोला गया? समुराई बॉन्ड बोला गया। ऐसे ही यूरोपियन कंट्रीज जहां पर यूरो चलता है वो किसी ऐसी कंट्री में अपने बॉन्ड को इशू कर रही हैं जहां पर यूरो नहीं चलता और वहां पर वो यूरो में ही इशू कर रही हैं। ठीक। तो ऐसे बॉन्ड्स को यूरो बॉन्ड बोला जाएगा। और जब चाइना ने ये काम किया तो चाइना के बॉन्ड को क्या बोला गया? दिमसुम बॉन्ड बोला गया। ठीक। दिमसम क्या होता है? मोमो जैसी एक डिश होती है। खैर, फिर आता है हमारा ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिन बॉन्ड्स के द्वारा इकट्ठे किए गए पैसे का इस्तेमाल पर्यावरण से संबंधित परियोजनाओं को के लिए किया जाता है। ठीक है। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए किया जाएगा। क्लाइमेट अनुकूलन यानी क्लाइमेट एडेप्टेशन से रिलेटेड किसी परियोजना के लिए धन जुटाने के लिए किया जाएगा। तो ये क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है इसीलिए ऐसे बॉन्ड्स को ग्रीन बॉन्ड बोला जाता है।
ऐसे ही हमारे पास इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स होते हैं। ठीक। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स का मतलब क्या होगा कि आज हमने 100 रुपए का बॉन्ड परचेज किया, जिसमें हमसे ये कहा गया कि भाई जब आप इसको वापस करेंगे तो आपको 120 रुपए मिलेंगे। यानी कि हमने लगाया 100 रुपए, लेकिन हमको मिलेंगे 120 रुपए, लेकिन समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती गई। ठीक। और उस महंगाई में ये फर्क पड़ा कि भाई जो 100 रुपए हमने उस समय लगाए थे, वो 100 रुपए की वैल्यू ही आज के 150 के बराबर हो गई, जबकि हमको मिलेंगे कितने, 120 रुपए। तो हमारा एक्चुअली नुकसान हुआ, क्योंकि हमको तो 150 से ऊपर मिलने चाहिए, लेकिन हमको 120 ही मिल रहे हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, इसके इम्पैक्ट को खत्म करते हुए अगर कोई खत्म करने वाली शर्तों वाला कोई बॉन्ड अगर जारी किया गया तो उसको इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, अभी हम लोगों ने कन्वर्टिबल बॉन्ड्स देखे थे। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स क्या थे? कन्वर्टिबल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स थे जिन बॉन्ड्स को उनकी मैच्योरिटी के बाद कंपनी अपने शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। ऐसे ही फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स होते हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स वो होते हैं जिनको फॉरेन करेंसी में इशू किया गया है, और बाद में उनको इंडियन जो 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 भी कंपनी है वो अपने शेयर्स में कन्वर्ट कर देगी। तो ये है तो कन्वर्टिबल बॉन्ड ही, लेकिन इनको इशू किया गया फॉरेन करेंसी में, इसीलिए इनको बोलते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। ठीक है। जंक बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिनकी साख जो होती है वो कमजोर होती है, और जिन पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है और पैसा डूबने का खर्चा होता है, ऐसे बॉन्ड्स को बोला जाता है जंक बॉन्ड्स। ठीक है, ऐसे बॉन्ड्स को जंक बॉन्ड्स बोला जाता है। फिर आता है कूपन रेट। हम लोगों ने देखा था कूपन रेट क्या है। सिंपल सी भाषा में देखें कि किसी भी बॉन्ड पर जो भी ब्याज हमको मिल रहा है, उस ब्याज की दर को ही कूपन रेट बोलते हैं, जो उस पर लिखी होती है। यील्ड टू मैच्योरिटी, किसी बॉन्ड के पूरे समय पर हमको जितना भी पैसा उससे मिला है उसको क्या बोलते हैं? उसको यील्ड टू मैच्योरिटी बोलते हैं। ऐसे हमने कोई बॉन्ड खरीदा 100 रुपए में, और ये कहा गया 100 रुपए में खरीदा, ये कहा गया कि इस पर 10% आपको ब्याज मिलेगा, और जब आप वापस करेंगे तो आपको हम 100 रुपए ही वापस कर देंगे। तो ये बॉन्ड हमने 100 रुपए में खरीदा, इस पर हमको 10 रुपए ब्याज मिला और वापस 100 रुपए पूरा मिल गया। तो हमको कितनी कमाई हुई? 10 रुपए की ही कमाई हुई। तो यील्ड टू इंटरेस्ट कितना हो गया इसका? 10%। अब समझिएगा, यहाँ पर हमने बॉन्ड को खरीदा 100 रुपए में, और ये कहा गया कि इस पर हमको 10% ब्याज भी देंगे, और जब वापस करोगे तो हम आपको 100 की जगह 120 रुपए देंगे। तो इस 100 रुपए लगाने पर हमको कितना पैसा मिला? 10 रुपए तो हमको ब्याज के मिले, और फिर 20 रुपए ये हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है, नहीं कि हमको कुल कितना मिला? 30 रुपया मिला। अगर परसेंटेज में निकाला जाए तो 30 इंटू 100 लगाया हमने कितना? 100 रुपया, तो 30%। तो ये क्या है? ये इसका यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी कि किसी बॉन्ड को खरीदने के बाद उसकी मैच्योरिटी तक उससे हमने टोटल कितना पैसा कमाया, उसकी वैल्यू को बोला जाता है यील्ड टू मैच्योरिटी। इसमें ब्याज भी शामिल होता है, प्लस अगर उसको हम ज्यादा पैसे में वापस कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा पैसा हमको मिला है वो पैसा भी यहाँ पर जोड़ के उसको निकाला जाता है। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन खत्म होता है। ठीक है, इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से, और एग्जाम के लिए बहुत शुभकामनाएं। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।